तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे पहले हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में हम कुछ चीज़ें अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी ना प्लॉटिंग होगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हमें पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, जिसके बारे में ग्राफ्स और फंक्शंस में भी बात हुई थी। और उसके साथ साथ हमें स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करना होता है। तो अगर हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग से बात शुरू करें तो पॉइंट आपको पता है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है पॉइंट। और जब आपने पॉइंट को प्लॉट करना होता है तो आप कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। करना ये होता है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल वे में एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो फर्ज करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए, ये ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होगा। तो हम ओरिजिन से ए डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है जो कि इक्वल टू बी होता है। तो अगर यहाँ से हमने एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया बी यूनिट्स के अलाउंग और हम यहाँ पर पहुंच गए, तो ये वाला पॉइंट होगा जो कि पॉइंट पी विद कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी कहलाएगा। फिर इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स अपने पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंसेस के लिहाज से प्लॉट हो रहे होते हैं। तो अगर हम 2-3 को प्लॉट करें तो ओरिजिन से स्टार्ट करके 2 यूनिट्स और फिर 3 यूनिट्स, तो 2-3 यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अगर हम -2-3 की बात करें तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और -2 यूनिट्स का डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कवर करेंगे। और फिर वहां से 3 यूनिट्स पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, तो हमारा पॉइंट -2-3 यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 -3 की बात करें तो ओरिजिन से स्टार्ट करके -1 -2 और फिर -1 -2 और -3, ये पॉइंट होगा -2 और -3 के लिए जो प्लॉट होगा। इसी तरह से अगर हम 2 और -3 की बात करें तो ओरिजिन से स्टार्ट करके 2 यूनिट्स आएंगे और फिर -3 यूनिट्स हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 2 और -3। तो इस तरह से पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट हो रहे होते हैं। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पहली चीज़ है जो हमें सीखनी है। फर्ज करें एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम फॉर एग्जांपल a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं। तो अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन a b फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसमें जो पॉइंट बाद में लिखा गया b, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होते हैं, और जो पॉइंट पहले लिखा जाता है a, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं। अगर हमें -2-3 से 2-3 तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यूँ समझें कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको हम a के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड पॉइंट इसको हम b के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो अब हम फॉर्मूले में ना इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे x2 माइनस x1। x2 जो होगा वो सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा और y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा।
अच्छा, अब इसको हम रिप्लेस करेंगे 3 माइनस 3, y2 भी 3 है और y1 भी 3 है। तो जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो हमें 2 + 1 3 का स्क्वायर मिलेगा, वहां 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 3 बना देगा। तो डिस्टेंस बिटवीन -2 3 एंड 2 3 इज 3। इस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके ना ये डिस्टेंस अपने लिए फाइंड कर लिया। सेकंड, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना आना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। अगेन हम ये करते हैं कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर ए बी को ही उसी तरह जैसे हमने कंसिडर किया हुआ है कंसिडर कर लेते हैं। तो अब आपके पास मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो होंगे x1 + x2/2 यानी x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, और y1 + y2/2 यानी y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, इससे आपको मिड पॉइंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं -2 -3 और 2 -3 का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का हमें एवरेज करना होगा, यानी -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज करना होगा जो कि है -3 और दूसरा भी -3/2। तो फर्स्ट वन तो -2 + 2 0/2 वो 0 दे देगा हमें, और सेकंड में -3 -3 -6 डिवाइडेड बाय 2 -3 दे देगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने पॉइंट फाइंड किया ना वो ये वाला है मिड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 और -3 आ रहे हैं। थर्ड, हमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला इसमें आना चाहिए, ग्रेडियंट जिसको हम m से शो करते हैं, और ये स्टीपनेस ऑफ द लाइन को शो करता है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला अगर हम 2 पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो y2 - y1 x2 - x1 होगा। अगर ग्रेडियंट आपके पास 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज में लाई करता है, कोई लाइन ऐसे मिसाल के तौर पर प्लॉट हुई भी है या कोई लाइन ऐसे प्लॉट हुई भी है, तो अगर हम इसका एंगल देखेंगे ना एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, इसका एंगल तो वो हमेशा 0 to 90 के इन बिटवीन आएगा। तो जब भी आपकी लाइन का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस 0 to 90 के दरमियान रहेगा, तो इस तमाम लाइंस का जो ग्रेडियंट होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप इस लाइन के कोई से 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लें, मिसाल के ऊपर ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करें, उनके कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इसका ग्रेडियंट निकालें, तो आपके पास ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर आपकी लाइन इस तरह से प्लॉटेड है, मिसाल के ऊपर इस तरह है या इस तरह प्लॉटेड है, कि जब आप उसका एंगल फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर करें तो वो एंगल ग्रेटर देन 90 आ जाए, तो आपके पास ग्रेडियंट इन लाइनों का नेगेटिव आ रहा होगा। तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 90 का एंगल बना रही है तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। अगर फाइंड करना हो ग्रेडियंट तो वही काम करेंगे कि लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स कंसिडर करके उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे और ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, तो आपके पास ग्रेडियंट इनका नेगेटिव आएगा। इसी तरह ग्रेडियंट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि उनकी डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने की वजह से 2 पैरेलल लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा सेम होता है। इसी तरह से अगर 2 लाइंस नॉन पैरेलल है तो उसमें अगर परपेंडिकुलर लाइंस हों, ये एक स्पेशल केस है कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो किसी भी एंगल पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर 2 लाइनों के जो ग्रेडियंट्स होते हैं
उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा -1 के इक्वल आता है। तो ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ द सेकेंड लाइन, ये हमेशा आपको -1 आंसर देगा अगर आपने जो दो लाइनें कंसिडर की हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो मिसाल के तौर पर पैरेलल लाइंस के केस में हमने देखा कि ग्रेडियंट्स इक्वल आते हैं, और अगर इस तरह से हो कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है। स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन से शो किया जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताना चाहते हैं तो हम जो फॉर्म यूज करते हैं नॉर्मली वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें आपको पता है कि m जो होता है वो लाइन का ग्रेडियंट होता है, और इसी तरह c ये लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है ये हमें पता है, y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? जहां कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अच्छा, अब देखें इस लाइन ने, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, किसी जगह पर इसने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। जहां कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहां कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह जहां कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? जहां कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें अच्छी तरह याद रखनी है। जब कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करेगी वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पे करेगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम y एक्सिस वाले पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। द पॉइंट वेयर अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी तरह अगर मैं इसको भी लिख दूं तो इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। द पॉइंट वेयर अ लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने इंटरसेप्ट को भी देख लिया। तो हम जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं उसकी फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्म है जो कि हम देख रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हमने देखा कि ये m ग्रेडियंट होता है और c y इंटरसेप्ट होता है, और ये क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब फर्ज करें आपको कहा जाता है कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको जो डेटा गिवन होगा वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है किसी केस में कि आपको ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली बता दिया जाए। तो आप सिंपली ये करें कि ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू m की जगह और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू c की जगह पुट करें, आपके पास इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। हमें कहा जाता है कि द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज 3 एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे सामने y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो हम y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 लिख देंगे, ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अच्छा, सेकेंडली ये हो सकता है कि आपसे कहा जाए मिसाल के तौर पर कि find the equation of a line which passes through the points 1, 2 and 3, 4, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की सिचुएशन दी जाए। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए m की जरूरत है और c की जरूरत है, तो सबसे पहले आप इसमें से m फाइंड कर लें, और अब हम ग्रेडियंट का वो 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसको बार बार यूज करना होगा। ग्रेडियंट इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के।
तो अब अगर हम यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड करें तो जो बाद का पॉइंट होता है वो x2 y2 होता है और जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है। तो y2 का मतलब 4 माइनस y1 का मतलब 2। अच्छा, इसी तरह x2 का मतलब 3 माइनस x1 का मतलब 1। तो इसका मतलब हो गया कि 2/2 आ जाएगा एंड 2/2 विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इस लाइन का ग्रेडियंट 1 है। सेकंड, हमें y इंटरसेप्ट चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले हम ग्रेडियंट की वैल्यू ना अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो m की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 टाइम्स x विल बी x प्लस c। अब ग्रेडियंट अब इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको ये करना है कि इन दो में से, यानी ये जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है ना इस लाइन के 1 2 और 3 4, इन दो में से किसी एक पॉइंट को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें जो ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करके बन रही है। तो मिसाल के तौर पर मैं 1 2 पुट करना चाह रहा हूँ। जब हम इसमें 1 2 पुट करेंगे तो आपके पास 1 2 इक्वेशन में कैसे पुट होगा? 1 आपका x कोऑर्डिनेट है, तो इस 1 को आप लिखेंगे x की जगह पर। इसी तरह ये 2 आपका y कोऑर्डिनेट है, तो इस 2 को आप लिखेंगे y की जगह पर। और अब आप इसमें से c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c विल बी इक्वल टू 1। जब आपको c की वैल्यू मिल गई तो अब आप इसको वापस अपनी इक्वेशन में पुट कर दें, तो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपकी इस केस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड केस ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दो पॉइंट्स गिवन नहीं है, सही है। आपसे कहा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये लाइन की इक्वेशन है। जो लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है। और सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि n passes थ्रू, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि passes थ्रू द पॉइंट 2 3, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अब आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू आप इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के ग्रेडियंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन में से इसका ग्रेडियंट निकालें, जो इसके ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वही आपके रिक्वायर्ड लाइन का भी ग्रेडियंट बन जाएगा। अब इक्वेशन में से ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें ये करना होता है कि हम y को ना अपना सब्जेक्ट बनाते हैं और उसका कोफिशिएंट हमें 1 रखना होता है। तो सबसे पहले हमने 2x को राइट साइड पे मूव किया ताकि हम y को एक तरफ करें और अपना सब्जेक्ट बनाएं विद कोफिशिएंट 1। अब y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है। तो इस 3 को जब मैं दूसरी साइड पे मूव करूंगा ना तो ये पूरी राइट हैंड साइड को जाकर डिवाइड करेगा। और अगर मैं इसको दोनों के साथ लिखूं तो -2/3 टाइम्स x प्लस 4/3, ये आपकी फॉर्म बन गई है जिससे आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये कंपेरेबल है विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर m की जगह इक्वेशन में कौन अपीयर हो रहा है? तो कंपैरिजन से हमें मिल रहा है कि m की वैल्यू -2/3 होगी, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट है यही ग्रेडियंट हमारी रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट सेम होते हैं। तो अब अगर मैं अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखूं जो कि ओरिजिनली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, तो m की जगह पर हम -2/3 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए c की वैल्यू, और अगेन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट गिवन है जिससे ये लाइन पास हो रही है। तो इस पॉइंट को हम दोबारा अपनी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे।
और इक्वेशन में किस तरह रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर y की जगह और x की जगह एक एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है तो वो x की जगह आ जाएगा, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है तो वो y की जगह आ जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू -4/3 प्लस c, सो c विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4/3। एलसीएम लेकर ये आपके पास 13/3 बन जाएगा और 13/3 को हम डायरेक्टली उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू -2/3 टाइम्स x प्लस c की जगह हम 13/3 पुट कर देंगे। ये वाली फॉर्म हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है या हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अब फर्ज करें कि हमें एक नया केस दिया जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और हमें कहा जाता है कि एंड इट पासिस थ्रू सम पॉइंट, ठीक है, और वो जो पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है वो हमें ये वाला पॉइंट गिवन है। तो अब हमें अपनी रिक्वायर्ड लाइन के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट चाहिए होगा। ग्रेडियंट के लिए हम पहले इस गिवन इक्वेशन का ग्रेडियंट निकाल लेंगे और बिल्कुल उसी तरह की वर्किंग करेंगे कि हम यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाएंगे विद कोफिशिएंट 1। तो 4x को वहां मूव किया, 5 को वहां मूव किया, वो इस पूरी साइड को जाकर डिवाइड करेगा और फिर 1/5 हर टर्म के लिए मूव कर देते हैं। तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब जाहिर है कि ये वाली फॉर्म अगेन कंपेरेबल है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास -4/5 बन जाएगी। ये ग्रेडियंट है जिसको अब हम अपने रिक्वायर्ड लाइन के लिए भी यूज करेंगे। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें उनके ग्रेडियंट्स में क्या रिलेशन होता है कि उनके ग्रेडियंट्स का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 आता है। तो -4/5 ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये आपके पास आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -5/4। सो रिक्वायर्ड लाइन के ग्रेडियंट की वैल्यू 5/4 हमें मिल गई। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगी ना वो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में होगी। y इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स x प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट गिवन है और ये जो पॉइंट गिवन है इससे हमें c की वैल्यू ना डायरेक्ट भी मिल सकती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है। जब कोई लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। यहाँ जो हमें पॉइंट गिवन है ना उसका x कोऑर्डिनेट हमें 0 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई करता है और जब ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट ही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। तो इस पॉइंट को जो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन है इसी को हम यूज करके डायरेक्टली अपना y इंटरसेप्ट वो लिख सकते हैं, वो -3 के इक्वल होगा। तो इस तरह इस केस में हमें हमारी इक्वेशन इस तरह मिल गई कि हमें c के लिए उस तरह पॉइंट पुट करके वर्किंग नहीं करनी पड़ी जैसे कि इससे पहले हम करते रहे हैं। तो ये पूरा एक रिव्यू है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कि आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट इसमें पुट करना होता है। कभी कभी ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट डायरेक्टली गिवन होता है, कभी आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप ग्रेडियंट पहले निकाल लें और उसे अपनी इक्वेशन में लिखें और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर किसी एक पॉइंट को अपनी उस इक्वेशन में जहां आप m की वैल्यू लिख चुके हैं पुट करके c निकाल के उसे रिप्लेस कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, तो उस लाइन की इक्वेशन गिवन है या उस लाइन का ग्रेडियंट गिवन है। ग्रेडियंट गिवन है तो डायरेक्टली यूज करें, इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में से पहले उसका ग्रेडियंट निकालें, वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन का भी ग्रेडियंट बन जाएगा
क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। फिर सी फाइंड करने के लिए नॉर्मली हमें एक पॉइंट और गिवन होता है। तो बाज़ औक़ात एक जनरल पॉइंट गिवन होता है, बाज़ औक़ात हमें डायरेक्टली ऐसा पॉइंट गिवन होता है जो कि खुद वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वहीं से हमें डायरेक्टली इंटरसेप्ट मिल सकता है। बस उसके लिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ना दो स्पेशल केसेस हैं जिनको जरा हमें अलग से डिस्कस करना होता है। ये लाइन जो है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बनानी हो, तो सबसे पहले ये याद रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो हमेशा y इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, यानी ये देखा जाता है कि इस लाइन ने y एक्सिस को कहाँ कट किया। तो इसने y एक्सिस को कट किया 0, 4 पर, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होगी। इसी तरह एक सेकंड स्पेशल केस वो ये हो सकता है कि हमारे पास कोई लाइन वो इस तरह से बन रही हो, यानी वो एक वर्टिकल लाइन हो। अगर वो एक वर्टिकल लाइन है तो इस वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट होगी। यानी हमें देखना होगा कि इस लाइन ने x एक्सिस को कहाँ कट किया। तो इस लाइन ने 5,0 पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों पे कट कर सकती है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू 5 बनेगी। x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें, उस लाइन उस जो भी पॉइंट आप कंसिडर करेंगे उसमें y की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको हमेशा 5 मिलेगी, 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। y कोऑर्डिनेट वो चेंज होगा, वो उस पॉइंट की हाइट अबव x एक्सिस और बिलो एक्सिस के लिहाज से वैल्यू हम पुट कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह इस लाइन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, आपको x कोऑर्डिनेट की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 मिलेगा। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 होती है और वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है। ये दो स्पेशल केसेस हैं जिनकी इक्वेशन हमें इसी तरह से याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस तरह बनती है। ओके जी, क्लियर हो गया सर? मैं जी, वो मुझे बस एक चीज समझ आई कि ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइंड कब होगा? जब लाइन वर्टिकल होगी। अच्छा ठीक है। असल में देखें, अनडिफाइंड का ना मतलब क्या है। अनडिफाइंड हम कहते हैं इस चीज को कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पर 1 है, अगर वो 0 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 जब भी किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइटली लार्ज नंबर है। अब वो लार्ज नंबर क्या है वो हम लिख के या डिफाइन करके नहीं बता सकते, तो उसको हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड हो गया। तो एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ये टेंजेंट ऑफ द एंगल के इक्वल होता है। ये जो एंगल होता है ये हम हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ना लाइन के लिए मेजर करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन के लिए मेजर करेंगे तो एंगल 90 बनेगा। अब आप इसका अगर ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं
तो इसके लिए ग्रेडियंट टेंजेंट ऑफ 90 के इक्वल आना चाहिए। अब आप अपने कैलकुलेटर में टेंजेंट 90 कैलकुलेट करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। मैथ्स एरर का मतलब अनडिफाइंड है ना, इस तरह से ना ये यहाँ पर 1090 जो होता है ना वो आपको इन्फिनिटी आंसर देता है। अगर कभी हमें यूज करना हो ना इसको, तो हम हमेशा इसको m इज इक्वल टू 1/0 करके यूज कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज में जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना वो अब हम इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटीज के अंदर जो रीजन इनइक्वालिटी के जरिए से शो हो रहा होता है वो अब हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमें एक लाइन गिवन है, ये लाइन ना इस तरह से है। ये जो लाइन हमें गिवन है, अगर हम y इंटरसेप्ट लिखना चाहें तो y इंटरसेप्ट 0 है। और याद रखें कोई भी लाइन ओरिजिन से अगर पास होगी ना तो उसका y इंटरसेप्ट हमेशा 0 होगा। दूसरा, अगर मैं इसके ग्रेडियंट की वर्किंग करना चाहूँ तो रफली इसका ग्रेडियंट 1 है, क्योंकि अगर हम ओरिजिन से चलें और 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आए तो उसके अगेंस्ट में 1 यूनिट अप्रोक्सीमेटली हम 1 यूनिट को ट्रेवल कर रहे हैं। तो 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए 1 यूनिट वर्टिकल। तो आपका जो ग्रेडियंट होता है वो राइज अपॉन रन या वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, तो वो 1 आ जाएगा। अब आपके पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m भी 1 है, c भी 1 है, c 0 है, तो m की जगह आपने 1 पुट कर दिया। 1 टाइम्स x इज x प्लस 0, तो y इज इक्वल टू x। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ना ये तो सिर्फ इस लाइन को शो कर रही है। अगर मैं इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में चेंज करूं तो आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इन चार में से कोई सिंबल आ जाएगा। अब अगर हम इन चारों सिंबल्स को यूज करते हैं या चार में से कोई एक सिंबल यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस तरह बन जाता है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x से कौन सा रीजन शो हो रहा होगा? देखें, ग्रेटर देन से ना हमेशा लाइन के अबव वाला रीजन शो होगा। ग्रेटर देन से हमेशा जो भी लाइन है ना उसके अबव रीजन वो शो हो जाएगा। अगर हम शेड करके बताना चाहें तो इस तरह हम अबव द लाइन रीजन को शेड कर देंगे। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पर ग्रेटर देन के बजाय लेस देन और इक्वल टू x कर देते हैं। अब बिलो द लाइन का रीजन शो होगा। ग्रेटर देन में अबव द लाइन था और लेस देन में याद रखें बिलो द लाइन का रीजन शो होता है। कोई भी लाइन हो अगर उसमें लेस आ जाएगा तो लेस का मतलब होगा कि लाइन के बिलो यानी लाइन के नीचे वाला रीजन है जो कि रिक्वायर्ड है। और अगर अबव आ जाए यानी ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि अबव द लाइन का रीजन है जो कि यहाँ पर शो हो रहा होगा। फर्ज करें कि हम y इज इक्वल टू x की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब अगर मैं y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर अबव द लाइन पूरा रीजन वो शेड हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को रिमूव करके मैं y लेस देन एंड इक्वल टू x को ड्रॉ करता हूँ तो ये बिलो द लाइन पूरा रीजन आपके सामने आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के बजाय सिर्फ ग्रेटर यूज करता हूँ। ग्रेटर देन x यानी इक्वल ना लगाने का मतलब होगा कि लाइन उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और बिलो द लाइन या अबव द लाइन सब कुछ इंक्लूडेड है। अब लाइन इंक्लूडेड नहीं है, इसको हम डॉटेड लाइन बनाकर शो करते हैं। अब आपने देखा लाइन डॉटेड हो गई। देखें, अगर मैं इक्वल टू भी लगाता हूं तो लाइन फुल है। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर वाली शो करना चाहूं तो लाइन डॉटेड है।
डॉटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड बट अबव द लाइन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सेम आपको नजर आएगा लेस देन के लिए भी। अगर मैं लिखूं y इज लेस देन x तो आपके पास डॉटेड लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन का मतलब है कि आपके पास लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बिलो द लाइन सारा रीजन इंक्लूडेड है। अब ये बताएं, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 0 तो ये कौन सी लाइन होगी? तो y इज इक्वल टू 0 ये आपकी x एक्सिस की लाइन है। अगर मैं लिखूं y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो कौन सा रीजन शेड होगा? x एक्सिस से अबव पूरा रीजन शेड हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं y इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो बिलो x एक्सिस पूरा रीजन शेड हो जाएगा। जी, तो अगर मैं y ग्रेटर देन 0 को शेड करना चाहूं तो देखें x एक्सिस को इसने डॉटेड कर दिया, इसका मतलब है x एक्सिस खुद इंक्लूडेड नहीं है, अबव द x एक्सिस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सेम y लेस देन 0 के लिए भी होगा कि x एक्सिस इंक्लूडेड नहीं होगा, x एक्सिस के अलावा बाकी सब कुछ जो बिलो द x एक्सिस है वो इंक्लूडेड होगा। ओके, अगर मैं x इक्वल टू 0 लिखूं तो कौन सी लाइन बनेगी? y एक्सिस। ठीक है। अगर मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखूं तो यानी राइट ऑफ द y एक्सिस। अगर मैं x लेस देन एंड इक्वल टू 0 लिखूं तो लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस आपके पास रीजन शेड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इक्वल टू इंक्लूड ना करना चाहूं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए y एक्सिस डॉटेड है, इट मींस कि ये इंक्लूडेड नहीं है। और इसी तरह अगर मैं x एक्सिस यानी x लेस देन 0 लिखूं तो लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, और जिसमें y एक्सिस खुद इंक्लूडेड नहीं है इसलिए वहां पर एक डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये एक इक्वेशन है। ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ना अगर हम इसके अबव द रीजन अबव द लाइन के रीजन को शो करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे कि y इज ग्रेटर देन, और ये लाइन खुद भी इंक्लूडेड हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, तो लाइन खुद भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं लाइन को एक्सक्लूड करके अबव द लाइन का रीजन शो करना चाह रहा हूं तो मैं इक्वल टू नहीं यूज करूंगा, तो आपके पास अब जो है ना एक डॉटेड लाइन बनेगी, और डॉटेड लाइन का मतलब है लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं है, अबव द लाइन पूरा रीजन इंक्लूडेड है। इसी तरह अगर मैं लिखूं y इज लेस देन दिस वैल्यू तो बिलो द रीजन, बिलो द लाइन पूरा रीजन है और लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इक्वल भी लगा दूं y इज लेस देन एंड इक्वल टू तो फिर आप देखेंगे कि लाइन भी इंक्लूडेड हो गई और बिलो द लाइन पूरा रीजन इसमें इंक्लूडेड हो गया। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन का मतलब होगा अबव द लाइन, लेस देन का मतलब होगा बिलो द लाइन। ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल भी इंक्लूडेड है तो वो लाइन खुद भी इंक्लूडेड होगी और उसके अबव रीजन भी इंक्लूडेड होगा। अगर आप लाइन को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, या कहीं पर आपको ऐसी इक्वेशन मिले कि जिसमें इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब होगा कि आप वहां पर डॉटेड लाइन बनाएंगे और उसमें वो लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड पास पेपर का भी एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस वक्त हम 2019 समर 21 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है जिसमें इनइक्वालिटीज की अलजेब्रा वाली साइड भी इंक्लूडेड है, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्री की जो साइड है ना इनइक्वालिटीज की वो भी इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनइक्वालिटी के ना दो पार्ट्स बनेंगे। एक होगा 10 इज लेस देन 3 टाइम्स x प्लस 1। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 इज लेस देन 3x प्लस 3,
So 3x is greater than 10 minus 3. X is greater than 7 upon 3. इसका मतलब होगा कि x is greater than 2 whole 1 upon 3. 2.33 समथिंग अगर डेसिमल्स में हम आंसर फाइंड करें तो आ जाएगा. इसके बाद अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी बनाएं तो 3 times x plus 1 is less than or equal to 24. तो ये बनेगा 3x plus 3 is less than or equal to 24. 3x is less than and equal to 24 minus 3. 3x is less than and equal to 21. So x is less than and equal to 7. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेंज बनेगी वो किस तरह बनेगी कि x is less than or equal to 7 and greater than 2 whole 1 upon 3. यह आपकी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया. कह रहे हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी. तो इसका आंसर देख के ना हम बता सकते हैं कि 2 whole 1 upon 3 से ग्रेटर और 7 से लेस और इक्वल सारे इंटीजर्स इसका आंसर होंगे. तो पहला इंटीजर 3 बनेगा, फिर 4, 5, 6 और लास्ट में 7. ये 5 इंटीजर्स हैं जो कि इस इनइक्वालिटी में की रेंज में आ रहे हैं. अच्छा, अब हम आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल पार्ट की तरफ. इसमें गिवन है कि फाइंड द 3 इनइक्वालिटीज व्हिच डिफाइन द रीजन शेडेड इन द डायग्राम. अच्छा, अब देखें ये जो डायग्राम के अंदर शेडेड रीजन है ना, सबसे पहले ये 3 लाइंस के अंदर बाउंड है. तो हमने करना ये है सबसे पहले कि हम यहाँ पर ना लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. तो लाइंस की जब आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी तो उन इक्वेशंस की मदद से फिर आप उनकी इनइक्वालिटीज बना लेंगे, उनका शेडेड रीजन देखते हुए कि उनका शेडेड रीजन अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है. तो 3 जो लाइंस हैं जिसके अंदर ये पूरा शेडेड रीजन एनक्लोज्ड है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन असल में किसकी लाइन है? ये एक्स एक्सिस की लाइन है. एक्स एक्सिस की लाइन की अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट होता है. तो एक्स एक्सिस ने y एक्सिस को 0 पे कट किया हुआ होता है. तो आपके पास इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 बन जाएगी. अच्छा, अब जो आपका शेडेड रीजन है वो y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है एक्स एक्सिस की, वो उसके अबव है या बिलो है? तो जाहिर है कि शेडेड रीजन इस लाइन के अबव है. और खुद ये लाइन उसमें इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? तो यहाँ पे चूंकि डॉटेड लाइन नहीं बनी हुई तो इसका मतलब है कि ये लाइन खुद भी उसमें इंक्लूडेड है. तो जब हम इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे तो वो इनइक्वालिटी हमारे पास बनेगी y ग्रेटर देन, क्योंकि अबव द लाइन है, और इक्वल टू, क्योंकि लाइन खुद भी इंक्लूडेड है. तो ये पहली इनइक्वालिटी है जो कि लाइन की इक्वेशन की मदद से और शेडेड रीजन के अबव या बिलो होने को देखते हुए हमने बना ली. एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और जाहिर है हमें इसकी इक्वेशन बनानी है ना. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से हमें शुरू करना होगा. ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हमें पता है कि उसका y इंटरसेप्ट तो 0 हो जाता है. तो इसका मतलब है कि इस लाइन में y इंटरसेप्ट 0 है. अब हम इसका ग्रेडियंट देखना चाह रहे हैं. ग्रेडियंट के लिए अगर मैं ओरिजिन से 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आऊं तो कितना वर्टिकल जाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में लाइन तक पहुंचने के लिए? 1 यूनिट. तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट वर्टिकल चेंज ऑफ 1 यूनिट अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल चेंज ऑफ 1 यूनिट है, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट 1 है. अब जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो वो बनेगी y इज इक्वल टू 1 टाइम्स x विच इज x प्लस 0. तो y इज इक्वल टू x इसकी इक्वेशन है.
अच्छा, अब आप देखें कि जो शेडेड रीजन है वो अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। अच्छा, अब चूंकि शेडेड रीजन बिलो द लाइन है तो हम इसमें लेस का सिंबल यूज करेंगे, और लाइन डॉटेड नहीं है, खुद भी इंक्लूडेड है, तो हम इक्वल भी लगा देंगे। तो y इज लेस देन और इक्वल टू x, ये दूसरी लाइन की इनइक्वालिटी बन गई। अब हम थर्ड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए अगेन हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से स्टार्ट करेंगे। ये जो थर्ड इक्वेशन है इसने y एक्सिस को कहाँ कट किया, इसने 0,6 पर इंटरसेक्ट किया। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दो पॉइंट्स कंसिडर कर लें। मिसाल के तौर पर आप एक पॉइंट कंसिडर कर लें 1,4, और एक पॉइंट आप ये वाला कंसिडर कर लें विच इज 2,2, और आप इससे इसका ग्रेडियंट निकाल लें यूजिंग द फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4 और 2 माइनस 1, तो आपके पास -2 अपॉन 1, जिससे आपको इसका ग्रेडियंट -2 मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है और ये बिल्कुल सही है। अब आप इसको यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जहां इसने y एक्सिस को कट किया वहां से मैं 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल आऊं, और अगर आप प्लॉट से या ग्राफ से ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे ही ट्रेवल करना पड़ता है। जब आप 1 यूनिट ट्रेवल करके आए तो अब आप देखें कि आपको वर्टिकली 2 यूनिट्स डाउनवर्ड जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, उसके अगेंस्ट में -2 यूनिट का वर्टिकल डिस्टेंस है। तो यहां से अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालना चाहें तो वर्टिकल चेंज इज -2 अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल चेंज ऑफ +1, तो आपका ग्रेडियंट -2 ऐसे भी आ सकता है। बहरहाल जैसे भी आप ग्रेडियंट निकालें आपकी इक्वेशन -2x प्लस 6 बन जाएगी। अब जो रिक्वायर्ड रीजन है वो अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है, तो रिक्वायर्ड रीजन या शेडेड रीजन बिलो द लाइन है। बिलो द लाइन के लिए हम लेस का सिंबल यूज करेंगे, और चूंकि लाइन खुद भी इंक्लूडेड है तो हम इक्वल का सिंबल भी लगा देंगे। तो y लेस देन और इक्वल टू -2x प्लस 6, ये आपकी थर्ड इनइक्वालिटी बन गई। तो तीन इनइक्वालिटीज वो क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू x, y लेस देन और इक्वल टू -2x प्लस 6। ये आपकी तीन इनइक्वालिटीज बन गई जिनकी मदद से ये शेडेड रीजन शो हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको तीन इनइक्वालिटीज दे दी जाए और कहा जाए कि अब आप इनका जो कॉमन शेडेड रीजन है वो बताते हैं। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को ना जो अभी हमने सॉल्व किया एक और तरीके से कंसिडर करते हैं। वो ये कि फर्ज करें हमें तीन इनइक्वालिटीज गिवन है और हमें कहा जाता है कि आप इनका जो शेडेड रीजन है, कॉमन शेडेड रीजन है, वो बता दें जो कि तीनों इनइक्वालिटीज से शो हो रहा हो। अब इसका प्रोसीजर ये होगा कि आप एक एक करके ना इन इनइक्वालिटीज पे वर्किंग करेंगे। मिसाल के तौर पर पहली इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो वो y इज इक्वल टू 0 बनेगी। सेकंड वाले की इक्वेशन y इज इक्वल टू x बनेगी। थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 बनेगी। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 आपके x एक्सिस की इक्वेशन होगी। तो आपके पास जो x एक्सिस है वो इस तरह से, अगर एक रफ स्केच हम बना लें, ये x एक्सिस है और y ग्रेटर देन 0 अबव द x एक्सिस को शो करेगा। इस तरह से ना ये वाला रीजन होगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रीजन बन जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। y इज इक्वल टू x, ये वाली जो इक्वेशन है ये पहले से हमारे पास प्लॉट में बनी हुई है। तो ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू x की। लेस के लिए इसका जो बिलो द लाइन का रीजन होगा वो शो हो रहा होगा।
ये वाला रीजन ये शो करेगी, बिलो द लाइन जाएगा, तो लाइन और लाइन के नीचे का रीजन दोनों। अच्छा, इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू -2x + 6 को लें, तो पहले हमें पता है कि इस लाइन का ना y इंटरसेप्ट 6 0 है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगी। अच्छा, दूसरा हमें एक पॉइंट और चाहिए होगा ताकि हम इसको प्लॉट कर लें। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें और फिर पॉइंट देखें क्या आ रहा है, तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है 1,4 इस लाइन का सेकंड पॉइंट होगा। तो 1,4 ये एक दूसरा पॉइंट हो गया जो कि इस लाइन के जरिए से शो हो रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि इस लाइन को ना प्लॉट कर लेता हूँ। उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू -2x + 6 की लाइन। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे लेस का सिंबल है, तो जो शेडिंग होगी ना वो इस लाइन के नीचे होगी, यानी ये लाइन कुछ इस तरह करके प्लॉट हो रही है, इसकी शेडिंग बिलो द लाइन होगी। तो अब ये तीनों लाइनें आपके पास प्लॉट पर आ चुकी हैं। एक्स एक्सिस के अबव शेडिंग है, इस लाइन के बिलो शेडिंग है और इस लाइन के भी बिलो शेडिंग है। तो जो कॉमन शेडिंग का रीजन बन रहा है ना, वो यही ट्राइंगल बन रही है। ये ट्राइंगल आपका जो है ना कॉमन शेडेड रीजन बन गया इस तरह से। जो तीनों यानी ये जो है ना y एक्सिस के अबव है, ये इस लाइन के बिलो है और इस लाइन के भी बिलो है। तो ये कॉमन शेडेड रीजन है जो कि तीनों इनइक्वालिटीज से शो हो रहा है। तो जब तीन इनइक्वालिटीज गिवन हो और उनके जरिए से कॉमन शेडेड रीजन निकालना हो, तो आप पहले उनको इक्वेशन बना के उनकी लाइंस बना लेते हैं और इसी तरह से फिर लेस और इक्वल के सिंबल से डिसाइड करते हैं कि शेडेड रीजन अबव या बिलो कहाँ है और फिर वहां पर आप उसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। तो रीजन से इनइक्वालिटीज निकालना ये भी हमने देख लिया, इनइक्वालिटीज से रीजन फाइंड करना वो भी हमने देख लिया। अब मैं जल्दी से एक क्विक आपको ना इसका गो थ्रू दे देता हूँ और फिर हम एंड करके पास पेपर की प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं। तो देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1। इसको आप दूसरी तरह भी यूज कर सकते हैं, बेहतर है कि कोई एक फॉर्म बना के बस उसकी प्रैक्टिस करिए। पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट, परपेंडिकुलर लाइंस उनके ग्रेडियंट में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट -1 के इक्वल आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी हमने देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं जिसमें ग्रेडियंट और इसी तरह से लेंथ वगैरह फाइंड करने की प्रैक्टिस है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमने देखी, y इज इक्वल टू mx + c होती है। c वो पॉइंट है जहाँ पे कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है, उसका y इंटरसेप्ट होता है, m उसका ग्रेडियंट होता है। तो अब उसके अंदर हमने देखा कि अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो तो लाइन 0 से 90 पे इंक्लाइंड होती है। ये पहला केस है जिसमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरा केस है जिसमें y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव है क्योंकि वो 90 से ज्यादा डिग्री पर अलाइंड है, इंक्लाइंड है। थर्ड केस है अगर आपका y इंटरसेप्ट 0 हो तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा तो इस तरह इंक्लाइंड होगी। अगर y इंटरसेप्ट <0 होगा तो लाइन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे जाके y एक्सिस को कट करेगी और ये जो लाइन की इंक्लिनेशन है ये शो कर रही है कि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। यहाँ पर देख लें, नेगेटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव y इंटरसेप्ट, अब ये है ओरिजिन से पास हो रही है तो जाहिर इसका y इंटरसेप्ट 0 है और लाइन की इंक्लिनेशन शो कर रही है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ग्रेडियंट 0 होता है और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट होती है। वर्टिकल लाइन में ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है और x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। फिर डिफरेंट केसेस हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं और इसी तरह और डेटा गिवन हो तो कैसे होता है, वो हम डिटेल में देख चुके हैं। The equation of the horizontal line is of the form y is equal to c,
और द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू k या x इंटरसेप्ट हम उससे कह सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जहां कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहां पर उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जहां कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है वहां पर उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है जो कि मुख्तलिफ केसेस में यूज हो जाती है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ओवरऑल रिव्यू था जो कि अभी हमने देखा। बस यहीं पर हम इसे एंड कर देते हैं। अब इसके बाद आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस है जो कि आप कर सकते हैं।